कि one of the planks of Trump is to do a massive deportation of illegals who are here. तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये जो उनकी नई सेना है, उनका जो नया विंग है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के वो दंगा फसाद कराएंगे। तो न्यूयॉर्क सिटी में कल बड़ा जुलूस निकला था, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स ने वहां पे किया था कि ट्रंप को हटाओ, ट्रंप को हटाओ, छोड़ो बाकी तो ट्रंप को ही हटाओ, हम नहीं देश छोड़ेंगे। सो इफ यू हैव दैट सिचुएशन, तो ये कौन इंसाइट कर रहा है? ये एओसी है वगैरह वगैरह है, जो भी है, जो पीछे पर्दे के पीछे रह करके इस तरह का कांड करते हैं, तो ये उचित बात नहीं है। तो ये सिलसिला है। गवर्नर कैलिफोर्निया, आपके गवर्नर तो कह दिया है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, इलिनॉय, ये सारे गवर्नर्स ने कहा हुआ है कि हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे आपको इलीगल को डिपोर्ट करने के लिए। तो ये जो है, आपको डेमोक्रेटिक पार्टी की मानसिकता को समझना पड़ेगा कि वो इन्होंने ये जो इंपोर्ट किया था इतने सारे लोगों को, उसके कारण मुझे रंज इस बात का है कि हम सब बुरे दिखते हैं। हम सब बुरे दिखते हैं as an immigrant because of Democratic Party machination and giving all immigrants a bad name. True. This is what my objection to that whole thing is. We are all immigrants here. We are not anti-immigrants. We are only for the purpose कि भाई regulated बुलाओ, increase the number of legal immigration from 1 million to 2 million. जैसे कॉर्पोरेट्स अनाउंस करते हैं कि वैकेंसी इतनी होगी, उसका उसका पूरा होगा, वैसे ही आप भी अनाउंस करिए कि आई विल हैव शॉर्टेज ऑफ दीज गाइज, वी नीड दीज स्किल सेट्स पीपल टू कम। तो जैसे कि 1776 में जो आए थे लोग, उस समय के जो लोग आए थे कि गिव मी योर पुअर, गिव मी योर हंग्री, गिव मी योर, वो समय बदल गया है। अब आप हम सब छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, हमको तो वही बंदे को हायर करेंगे ना जो कि हमारे धंधे में काम आए, तो हमारे काम आए। हम तो किसी को बुला करके तो नहीं सौंप देंगे अपना बिजनेस कि तुम करो जैसे भी आए हो, बिकॉज यू आर समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज, आई एम एंग्री विद डेमोक्रेटिक पार्टी बिकॉज दे अब्यूज एवरी सेगमेंट ऑफ द कम्युनिटी टू देयर एडवांटेज। जिस तरह से उन्होंने ट्रांसजेंडर का किया, एक छोटा सा गुद पकड़ लिया, उसके पीछे लग गए। वे भूल गए उस प्रोसेस में कि लड़कियों के और वीमेन के खिलाफ उनका कितना कांड रहा। वुमेन स्पोर्ट्स को बर्बाद कर दिया, वुमेन लॉकर रूम को बर्बाद कर दिया, वुमेन रेस्ट रूम को बर्बाद कर दिया ट्रांसजेंडर के नाम पे। नाउ ट्रांसजेंडर बच्चे अगर पैदा होते हैं तो ये सबके अपने अपने बायोलॉजिकल कार्मिक जो असर होता है। देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर बोर्न हु आर फिजिकली डिफरेंट, इनकैपेसिटेटेड। दीज आर ऑल आवर वे ऑफ लाइफ सेइंग कि भगवान की इच्छा थी, जैसे आया वैसे आया, राइट? We live with that. But when you begin to impose transgenderism from parents in California, Aditi, आपके गवर्नर ने तो कहा हुआ है कि you cannot interfere, the parents cannot interfere on gender change if a child wants to do it, whether he's 8, 9 or 10. This is such an abuse of children. That's what my anger is with Democratic Party. They are the ones who are leading this entire thing. So there is one problem. The resistance by Democratic Party and all four governors, for instance, they made this statement that our resistance begins now. So if you are not willing to accept, the election outcome, which is such a huge mandate to Trump, then what are you talking about? You are abusing democracy. So, जहां तक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, I don't want to go into the speculation part of it. What I do know is that Trump is very set. Nikki Haley and Mike Pompeo, who were very senior administration people, they have been told you are not invited, which shows the direction of the Trump administration. And what is tragic is, गुड इज दैट सेनेट में रिपब्लिकन की क्लियर मेजॉरिटी है। 2016 में उनको नहीं दिया गया था वो फैसिलिटी, डेमोक्रेटिक पार्टी डिलेड मेनी ऑफ हिज अपॉइंटमेंट्स, लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। Whereas in this administration, unless
वो कौन सा अभी अभी जो लीडर है, माइक मिच मकॉनेल, मिच मिच मकॉनेल। मैकोनेल, अब वो इंटरनल कू करने की कोशिश कर रहा है कि हमको ऐसे बंदे को लगाएं कि ट्रम्प की एजेंडा फेल हो जाए. So there are many Renos are emerging, so there will be a tussle, no doubt about that. But I think he will emerge successful with his entire attempt, because right now every single Republican who is opposing Trump will be noted for next midterm जो होगा 2 साल के बाद, and Trump will not forget that. So you are looking at a very interesting situation, because this is the government with a mandate, and if anybody violates that mandate, they will not look good in the eyes of the people. Where people are sick and tired of Democratic Party machination of the system that is going on. My opening. Thank you. शरद जी, आपकी लाल टोपी की बहुत प्रशंसा हो रही है, and people are proud of your MAGA hat. Oh, nice. So, Har Har Mahadev, Jo Bole So Nihal, Sat Sri Akal, and Jai Sri Ram, Jai Sri Krishna. So, सभी श्रोतागण सत्तालॉजी के भारत में जो भी सुन रहे हैं और अमेरिका में हमारे जो भी बंधु हैं, बहुत 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 शुभकामनाएं फॉर दिस विक्ट्री. ये बिना आपके नहीं हो सकती थी. ये नॉट ओनली अमेरिकन इलेक्शन है और था, इनफैक्ट ये पूरे ग्लोबल ऑर्डर को इम्पैक्ट करेगा. और इट वाज वेरी मच नीडेड. आई थिंक जब अति हो जाती है तो आई थिंक देयर इज अ ग्लोबल ऑर्डर. कुछ तो ऊपर वाले की कृपा होती है जब भी अति हो जाती है किसी भी चीज की. तो डोनाल्ड ट्रम्प की विक्ट्री के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. इट्स अ बिग विक्ट्री. मैं ओरिजिनल देखिए 2016 वाली कैप पहना हूँ. अभी तो न्यू वाली मागा कैप ब्लैक हो गई है, लेकिन मैं 16 से और उसके पहले से सपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ओरिजिनलिटी को मेंटेन रख रहा हूँ. नाउ कमिंग बैक टू डोनाल्ड ट्रम्प. देखिए डोनाल्ड ट्रम्प वो व्यक्ति हैं जिनको लेकर भारत में सनातनियों के बीच और काफी जगह इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि वो एक लूज कैरेक्टर है. महिलाओं के प्रति उसका काफी केस क्रिएट किया गया. बट इनफैक्ट अमेरिका के कोई भी पॉलिटिशियन का अगर हिस्ट्री करेंगे फाउंडिंग फादर से लेकर, काफी पक्ष है, काफी स्टोरीज है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता है. सो वो एस्पेक्ट को सिर्फ ट्रम्प पे सारा एक सोसाइटी के एक पक्ष को जो अच्छा नहीं मानते हैं बहुत बहुत सिविलाइजेशन में, उसको ऐसा दिखाना कि ट्रम्प ही सब कुछ है, उसका सिंबल था और वो ही वाज अ वुमनाइजर ब्ला ब्ला, वाज वेरी वेरी रॉन्ग टू पोर्ट्रे अ गाय उस जिसने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया. कोविड में उसने जो काम किया और वो रहा नहीं, वरना तो उसने टेरर आतंकवादियों को जिस तरह से चेकमेट किया, उसने वॉर को रोका, ग्लोबल पे इतने घरों को बचाया उजड़ने से. कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. बस जस्ट बिकॉज ही केम फ्रॉम अ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, थोड़ा मोटर माउथ है इन 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 अ नॉर्मल पब्लिक प्लेटफॉर्म, ऐसा लोगों को लगता है. बस उसी को लोगों ने हाईलाइट किया. ट्रम्प वो आदमी है जो दो महिलाओं को हराया जो अमेरिका की फर्स्ट टाइम वुमेन प्रेसिडेंट हो सकती थी. हिलरी क्लिंटन इन 2016 एंड कमला देवी हैरिस इन 2024. दोनों ऑलमोस्ट, अगर ट्रम्प नहीं होता तो अमेरिका की पहली राष्ट्रपति होती. और एक बहुत बड़ी ये विडंबना है और नियति का कि जिसको आप जिस तरह से बदनाम कर रहे थे. बट अगेन दिस डज नॉट मीन कि ट्रम्प इज अ मैस्कुलिन गाय यानी उसने औरतों को रोका. ये बेसिकली एक फाइट है बिटवीन टू एबल पर्सन to represent America, and Trump was the most able person as per the 70 million voters, 74 million voters. सातों स्विंग स्टेट को उसने जीता. अभी आप देख रहे हैं आदित्य जी का कैलिफोर्निया भी ऑलमोस्ट रेड है, ऑलमोस्ट रेड है. इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. तो डोनाल्ड ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो देखिए, अभी इट्स टू अर्ली टू स्पेक्यूलेट थिंग्स, बट वन थिंग डोनाल्ड ट्रम्प हैज डन. अब एक इंसान जिसने दो दो महिलाओं को रोका राष्ट्रपति बनने से, रोका मीन्स कि इलेक्ट्रॉली हराया, डेमोक्रेटिक वे में हराया, वो अपना पहला स्टाफ किसको नियुक्त किया? एक महिला को, सूजी विल्स, वाइल्स या विल्स उनका नाम है.
She is the chief of staff. She is going to be the strongest person in Trump administration, right? और और वो इंसान है जो अपने पहले टेन्योर में 4 चीफ ऑफ स्टाफ को 4 सालों में फायर किया हुआ है। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि इसने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है। रिगार्डिंग पोम्पियो एंड जो हमारी नॉर्थ कैरोलिना की हैं निकी रंधावा, हेली, इन लोगों को नहीं लेना बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये लोग पुराने इकोसिस्टम, पुराने सोच के मसीहा रहे हैं। काफी नाम है, अगर हेल्थ में अगर जूनियर कैनेडी को देते हैं, अगर एजुकेशन में या एफबीआई में या एनीवेयर अगर विवेक को अगर कुछ मिलता है, एलन मस्क को कुछ मिलता है, तो वी विल बी वेरी हैप्पी। तुलसी गैबर्ड को अगर कुछ मिलता है, गैबार्ड को कुछ मिलता है, तो वी विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज देयर विल बी 2-3 हिंदू नेम जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे। कश्यप उर्फ काश पटेल का भी नाम काफी कुछ प्रचलित है, जो कि ट्रम्प के बहुत ही लॉयलिस्ट हैं। एज अ CIA हेड, दैट विल बी लाइक आइस, क्या उसको बोलते हैं, आइसिंग ऑन द केक, उस टाइप का सिचुएशन होगा, वेयर एक हिंदू अमेरिकन, एंड ही इज अ गुजराती, फॉर लॉट ऑफ लिबरल जो भारत में है, उनको तो उनकी तो लग जाएगी। एंड ही इज सो प्राउड ऑफ राम टेम्पल। जब राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था, तो अमेरिका में इंडियन लिबरल्स ने काफी पंप पुश किया था उसको क्रिटिसाइज करने में। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप सिर्फ 50 ईयर्स की हिस्ट्री देख रहे हैं, वेयर बाबरी स्ट्रक्चर वाज डिमोलिश्ड, बट आप 500 ईयर की हिंदू की स्ट्रगल नहीं देख रहे हैं, विच हैज रिजल्टेड इनटू राम टेम्पल। सो दिस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम एन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन गाय, जो एक यहाँ के सिक्योरिटी पैरामीटर्स को चलाएगा, एंड जो ट्रम्प का लॉयलिस्ट है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। ये काफी ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करेगा ग्लोबली। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रम्प को अप्रिशिएट किया है, सारे लोगों ने, सऊदी अरेबिया ने किया है, नेतन्याहू तो लाइक ऑलमोस्ट भंगड़ा कर रहा होगा। और पुतिन का जो स्टेटमेंट आया, प्यूटिन का, दैट वाज द बेस्ट स्टेटमेंट। प्यूटिन ने एक दिन के बाद उसको विश किया, और प्यूटिन ने बोला कि इस आदमी के प्रति मेरा रिस्पेक्ट उस समय बढ़ा जब वो पेंसिल्वेनिया में, उसको जब गोली किसी ने मारा और उसके कान को छूते हुए निकल गया। It needs a character of a person to stand up and fight, and the character he showed during that moment, वो मेरे नजरों में रिस्पेक्टेड हुआ। एग्जैक्टली प्यूटिन का ये शब्द है, राइट? इट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड ट्रम्प शोड दैट। मेरा भी आई ऑलवेज कंसिडर्ड हिम एज अ मैवरिक, एंड फाइनेंशियली ही इज अ गुड, बट नॉट एवरी एस्पेक्ट में। लेकिन उस दिन जो पेंसिल्वेनिया में हुआ, that is the character of a leader. He is not a young guy. He was 78. He's the oldest American president. और ये इंसान जो एक एक मिलीमीटर भी उसका हेड अगर दूसरे डायरेक्शन में होता, तो पॉप आउट हो जाता उसका ब्रेन। वो इंसान खड़ा होकर अपने खून से लथपथ चेहरे को लेकर उसने फाइट फाइट बोला। दैट शोज योर कैरेक्टर एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन लीडर यू बिकम, राइट? तो सिचुएशन आपको लीडर बनाती है। कुछ लोग अपने माँ के पेट में अभिमन्यु टाइप पैदा होके आते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसी समाज में लीडर बनते हैं, एंड ट्रम्प शोड दैट कैरेक्टर। So I'm very, very positive and hopeful. My support to his administration. जिसको भी बनाए, थोड़ा सा वेटिंग करके बनाए, और थोड़ा उसको 2 साल का टेन्योर दे, क्विक हायर फायर ना करे। दिस विल बी माय से, बट इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर भारत एंड ऑल द सनातनीज। एंड वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू ऐड, 2020 में जो ट्रम्प ने कहा कि वी शुड एक्सेप्ट कि बाइडेन जीते, राइट? सिस्टम ने जिताया तो जिताया, बट 2020 में डोनाल्ड ट्रम्प जो हारने वाला पार्टी था, ही गॉट 71 मिलियन वोट्स, एंड मिस्टर जो बाइडेन गॉट 81 मिलियन वोट्स, राइट? दोनों को जोड़ेंगे तो 152 मिलियन वोट्स होते हैं। 2024 में ट्रम्प गेट्स 74 मिलियन वोट्स, एंड लूजिंग पार्टी डेमोक्रेट गेट्स 69 मिलियन वोट्स, विच अगर आप ऐड करेंगे तो अराउंड 143 मिलियन होता है। देयर इज अ 9 मिलियन शॉर्टेज। और ये 9 मिलियन का शुरू से ही बोला जा रहा था कि 6 to 8 मिलियन वोट को बैलेट के रूप में ऐड किया गया था। एवरी इलेक्शन में आपका वोटिंग परसेंटेज 4 सालों में कुछ बढ़ता है, यहाँ पे 9 मिलियन वोट घटा है। ये एक ऐसा रहस्य है जो प्रॉब्ली सत्तालॉजी जो जो हमेशा सत्य खोजती है, इस पे फ्यूचर में कभी रोशनी डालेगी ये डेटा पॉइंट। ये 8 मिलियन कैसे कम हो गया, वो भी इतने पोलराइज इलेक्शन में। दैट विल बी माय ओपनिंग स्टेटमेंट। सॉरी इट वाज लॉन्ग। संक्रांत जी थोड़ा ब्लैक बॉक्स में चले गए हैं, तो विदेश कपूर जी प्लीज।
मेरे नजर में आई थिंक दिस वाज अ बेंचमार्क, लाइक watershed, you know. आपकी आवाज चली गई है। अभी आ रही है आवाज ठीक से? हाँ अब आ रही है। अच्छा माइक को सॉरी। कंट्रोल करिएगा अब। हाँ, तो ये जो इलेक्शन है ना, ये एक watershed इलेक्शन है इन मेनी वेज। ये एक तरह की बहुत सालों की फ्रस्ट्रेशन थी जो निकली है इस इलेक्शन में, बिकॉज बार बार उसके साथ हर पैंतरा अपनाया गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। he was, you know, they tried to stop him by you know, villainizing him, by demeaning him. फिर उसको वो लॉफेयर जो है जिसको कहते हैं, मतलब उसके खिलाफ केसेस किए, उसको इंडाइट करने की कोशिश की, उसको ऐसी जोरी के सामने रखा जो उसके खिलाफ होगी। फिर उन्होंने उसको असैसिनेट करने की कोशिश की, बिकॉज, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये उसको असैसिनेट करने की कोशिश की बिकॉज अगर एक्ट्स ऑफ ओमिशन इतने ज्यादा ब्लेटेंट और ग्लेरिंग हों जितने थे ड्यूरिंग वो बटलर जो अटेम्प्ट था इन बटलर पेंसिल्वेनिया, अगर इतने ज्यादा हों, एंड दैट टू done by committed by an agency which is known for professionalism and known for taking care of security, internal security, then the question arises, क्या वो वाकई में acts of omission थे या acts of commission थे? तो ये एक क्वेश्चन है जो आई थिंक आगे लिंगर ऑन होगा, जिसके बारे में और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। तो अगर उसके मतलब जिस समय वैसा हुआ कि ट्रम्प वाज द विक्टिम ऑफ एन assassination attempt, मेरे ख्याल से उस समय जो यूएस था, इट एक्चुअली स्लिप्ड इनटू दैट realm ऑफ बिकमिंग लाइक पाकिस्तान। और जब ऐसा हुआ तब आई थिंक मैंने कुछ लोगों से बात की थी उस समय, यहाँ पर जो अमेरिकन्स जो रहते आए हैं, they were embarrassed because they also realized that they are actually slipping into that realm of a banana republic, जहाँ opposition candidate के साथ इलेक्शन में नहीं आप लड़ते, आप उसको उड़ा देते हो। तो धीरे धीरे there were many things, right? ट्विटर फाइल्स ने खोला पर्दा के पीछे से क्या हो रहा था। फिर जो हमास के अटैक के बाद, अक्टूबर 7 के बाद जिस तरह का यहाँ पर मतलब बिल्कुल ब्लेटेंट सपोर्ट फॉर हमास के, और जो भी उन्होंने वहां उस समय किया वो हुआ। यूनिवर्सिटीज वर टेकन ओवर, मतलब पोस्टर्स लगाओ हॉस्टेजेस के तो वो उड़ा देते थे। कुछ मतलब like it was almost as if the soul of this nation was under attack. The very soul of this nation was under attack. And I think that is what has really irked everyone. Because what they have really seen is that, and then the final thing was the illegals, the attack of the illegals. So उनको वाकई में ये लगा कि एक टाइम आ गया है जब हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये वैसा ही टाइम है, और विवेक रामास्वामी was very right कि this is like the 1776 kind of a moment where you have to save your entire nation itself, because your nation is under threat. And because America, the largest military power, was under threat, it also meant कि पूरी दुनिया was under threat. Because जो policies जो ये censorship industrial complex बना रहा था, which included all the intelligence agencies, plus the technology companies, plus the Democratic Party, plus the universities, all these came together to actually create this censorship industrial complex, which was not only impacting people in the US, organization within the US,
बट अराउंड द वर्ल्ड सारी दुनिया के लोगों के लिए वो खतरा हो गया था। तो ये जो इलेक्शन जो थी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मतलब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर जैसे 2020 की इलेक्शन के बाद जब बोला गया कि बॉस ऐसा है कि जो इलेक्शन है वो स्टोलन थी या इलेक्शन में फ्रॉड हुआ था, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांस हो एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में, ऐसी सिचुएशन में ज्यादा बायपार्टिजन और ज्यादा न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी होता है, बिकॉज यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट कि हमारी जो इलेक्शन है उसमें कोई खामियां हैं या वो खामियां नहीं हैं। You have to prove that, because otherwise that is the foundation on which the entire democracy stands. अगर उस पे शक आ गया तो आप अपनी डेमोक्रेसी को बचा नहीं पाओगे। जैसे जुडिशरी पे होता है, you have like judiciary has that principle of recusal, that the judge has to recuse himself or herself from a case अगर उस पे कोई शक भी है कि ये कुछ गलत करेगा या करेगी। तो वो जो होता है प्रिंसिपल ऑफ रिक्यूजल, दैट इज द गोज टू द फाउंडेशन ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ जुडिशरी। ऐसे ही द ट्रस्ट इन द इलेक्शन इज द रूट ऑफ द एंटायर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अगर वो हिल जाए तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज गॉन। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन, instead of making sure that there was no shadow of doubt left, what they did was they actually silenced everyone कि भैया आप बात ही नहीं कर सकते, आप ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये तो वो इलेक्शन फ्रॉड के बारे में बोलना ही वो डिसइंफॉर्मेशन है, एंड इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट। हाउ, why didn't that debate really happen properly the way it should have happened? And I think internally सबके दिल में ये लग रहा था, पर वो बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज उनको साइलेंस कर दिया जाता था। तो उस तरह से इस इलेक्शन में उनके पास एक ही चारा था कि इतने ज्यादा वोट हम करें, इस लेवल पे करें वोट कि वो कुछ भी कर लें, वो चेंज नहीं कराएं, वो कर पाए ये पूरा despite every fraud that they were planning to do. And I think the biggest event that happened was Elon Musk. Elon Musk का ट्विटर खरीदना, Elon Musk का बैक करना और बाकी सारे लोगों, बिकॉज लोग बात करते हैं ना कि अरे Elon Musk उसको आप गिरा दोगे, वो फलाना उसको भी आप वो विलेनाइज कर दोगे। But there were many people who are extremely smart. People like S. Balaji, who's a technocrat and who's a venture capitalist, who's a great thinker, one of the greatest thinkers right now. Like people like Naval Ravikant, वो भाई साहब वो भी he's another startup founder, and like उसके ऊपर किताब लिख लोग किताब लिख के बेस्ट सेलर बन जाते हैं, like of his philosophies. Even people like them were actually backing the entire Elon Musk and the Trump campaign in different ways. And the thing is, we have to understand that जब ये बैलेंस टूटता है ना किसी डेमोक्रेसी में, तो वो अपने आप जो उसके जो कॉन्ट्रावीनिंग फोर्सेस होती हैं वो भी स्टार्ट एक्ट करने लग जाती हैं। इंडिया में भी हुआ। इनफैक्ट मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने जाके मेरे उसमें जो मेरा वो है दृष्टिकोण, मैंने उसमें एक्चुअली 2008 के एंड में ये वाकई में लिखा था कि जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं इंडिया की, अगले 5 साल में नरेंद्र मोदी का पीएम बनना तय है, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे आउट. That was the only thing that was extremely clear to me at that time. Because वो सोशियो इकोनॉमिक फोर्सेस इस तरह से एक्ट कर रही थी कि वो पूरे नेशन को अंडरमाइन कर रही थी. तो एक बैलेंसिंग एक्ट होना और बैलेंसिंग फोर्स होनी वो लाजमी थी उस समय.
जैसे इस इलेक्शन में बैलेंसिंग फोर्स का एक्ट करना लाजमी था और वो हुआ। आगे की दुनिया जो है ट्रम्प के आने, इनफैक्ट वो विभूति जी ने बिल्कुल सही कहा कि ऑलरेडी एंटी ट्रम्प एक्शंस शुरू हो गए हैं। न्यूयॉर्क में हुआ, वॉशिंगटन डीसी में, सियाटल में ऑलरेडी प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। वही नहीं, पेंटागन के अंदर एक्चुअली मीटिंग्स हो रही हैं ऑन हाउ टू काउंटर ट्रम्प व्हेन ही कम्स। हाउ डेयर दे, हाउ डेयर द ब्यूरोक्रेसी ऑफ अ कंट्री tries to make plans against the elected representative. ये तो ऐसे है जैसे ये पाकिस्तान बन गया है कि वो आर्मी कहती है भैया ऐसा है, अगर आप हमारे खिलाफ कुछ भी बात करेंगे हम आपको ही उठा के बाहर फेंक देंगे। Bureaucracy is answerable to the elected representative, not the other way, not the other way around. But this is what US has come to. You understand? इस कंट्री का पूरा डेमोक्रेटिक सोल बर्बाद हो रहा है और वो कोई देख नहीं रहा। इस पूरे जो डेमोक्रेटिक सेटअप जो है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सेटअप है उसमें, और आगे के आने वाले टाइम में क्या होना था और ये क्या कर चुके हैं रेजीम चेंज के ऑपरेशन से। लोग वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इनका अबॉर्शन के इनके ये थे पॉलिसीज हैं उनकी। अरे इन्होंने लोगों को मारा है। बांग्लादेश में विमेन रेप हुई हैं, गैंग रेप्स हुए हैं, लोग मारे जा रहे हैं वहां पर, वो सिर्फ इनकी एक्शन से। कितनी यजीदी औरतों के कितना कुछ हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ऑल द वॉर्स दैट दे आर अनलीशिंग ऑन पीपल। तो कहीं ना कहीं तो रुकना था ना ये, और रुकना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज गोइंग टू द इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक थिंग्स विल चेंज रैपिडली। संक्रांत जी, बड़े भयंकर तर्क रखे गए हैं विभूति जी, शरद जी और देश कपूर जी के साथ। तो अब आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि आपके मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ, बड़े भयंकर ट्वीट्स। तो मेरे को आदि जी ये याद कराओ, हमारे इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद तो ये पहली पंचायत चल रही है ना? दूसरी, एक मिस कर दिया आपने। तो एक पहले थी, एक उसके पहले थी, मिस कर दिया। अच्छा, एक वाला मिस कर दिया, वन डे बिफोर वाला मिस कर दिया आपने। उसके बाद तो नहीं हुई, 3 तारीख को हुई थी, 3 तारीख के बाद। हाँ नहीं, तो पहले तो बात तो मैं, अच्छा, पर 3 तारीख तो रिजल्ट्स तो नहीं आए थे। नहीं, संक्रांत जी ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन के बाद का ये पहला है हमारा, पहला इलेक्शन का। करेक्ट, सही बोल रहे हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद का पहला है, है ना? तो पहले तो सबको मुबारक दे दूं मैं कि ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये बधाई दे दूं, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। बधाई होगा, 2 महीने की एक मूवी भी आ चुकी है बधाई हो वाली। नहीं, ये अच्छी खबर है, क्योंकि मैं कुछ देर पर फेंस भी था, फिर प्रो ट्रम्प भी हुआ, और इलेक्शन के एक दिन पहले, रिजल्ट्स आने के एक दिन पहले मैंने उसके ऑनलाइन उसके ऊपर ट्रम्प के लिए बेट भी लगा दी कि वो जीतने वाले हैं। ज्यादा नहीं लगाई, लेकिन मैंने कहा कि आई शुड पुट माय मनी वेयर माय माउथ इज। So if I'm predicting that he should win, then I should be willing to back it up with real money. So that happened. And उसमें पहली बात मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी समीक्षा कर लें कि किन कारणों से ट्रम्प जीते हैं, क्योंकि उसका आगे भी उसका असर को क्या बोलते हैं विभूति जी? प्रभाव पड़ेगा, आगे भी प्रभाव रहेगा। कहते हैं मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। मोहब्बत नहीं, प्रेम मोहब्बत नहीं, प्रेम होगा विभूति जी। तो आगे भी प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए वो सोचने की बात है। उसमें मैं थोड़ा भिड़ गया ट्विटर पे
एक थोड़ा लेफ्ट का एक्टिविस्ट था। पहली बात तो लेफ्टिस्ट मेल्टडाउन और टीयर्स के अंदर काफी आनंद आ रहा है, तो वो सब ट्विटर के ऊपर बहुत सारे वो भी हुए, लेकिन उसमें एक मजेदार एक भिड़ा किसी से, उसने कहा कि डेमोक्रेट्स इसलिए हारे कि उन्होंने पैलेस्टीन में जेनोसाइड तो रोकी नहीं और इजराइल का साथ दिया, तो हारना ही था, हारना चाहिए भी था। अगर ये सुन लेते हमारी बात तो नहीं हारते। तो ऐसे कई अलग अलग लोगों ने तर्क दिए हैं। एक और किसी की समीक्षा आई है कि इसलिए हारे क्योंकि जो लेफ्ट है उसने अपना मीडिया इकोसिस्टम नहीं बनाया, और राइट ने तो बहुत मना दिया। राइट का फॉक्स न्यूज है। अब ये नहीं उन्होंने सोचा कि राइट के फॉक्स न्यूज से कम 4 गुना जो बाकी नेटवर्क्स है, CNN है, MSNBC, NBC, ABC, ये सब है, वो दूसरी दिशा में रहे। लेकिन वो भी समीक्षा किसी ने कर दी कि फॉक्स न्यूज के कारण हार गए। तो अलग अलग ये कर रहे हैं। लेकिन एक मुझे टेबल मिला जो कि काफी मजेदार है, जिसमें उन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे में बाइनरी चॉइसेस देते रहे, जिससे ये देखा उन्होंने कि लेटेस्ट कि एक्चुअली में क्या उनके टॉप 3 इश्यूज रहे। यानी कि सबको उन्होंने टॉप 3 इश्यूज पूछे और फिर वो बाइनरी चॉइस दे के उसको नैरो डाउन करते रहे कि एक्चुअली कौन सा इशू किससे ज्यादा था। तो इसमें आप लोग भी इसमें अपनी टिप्पणी कर सकते हो कि आपके अनुसार स्विंग वोटर्स के लिए, यानी कि जिन वोटर्स ने डेमोक्रेट्स के लिए पहले वोट किया था लेकिन इस टाइम ट्रंप के लिए वोट किया, स्विंग वोटर्स के टॉप 3 इश्यूज क्या थे? सब लोग अपने कमेंट में भी डाल सकते हैं और जो टिप्पणी करना चाहें टिप्पणी भी कर सकते हैं। तो सोच लो, अपने मन में सोच लो कि आपके साथ क्या टॉप 3 है, और मैं यहाँ पढ़ता हूं फिर ये सर्वे के हिसाब से क्या निकले। पोस्ट पोल सर्वे है वोटर्स का, और जो कि स्पेसिफिकली उसके ऊपर फोकस था कि किस इश्यूज के कारण ट्रंप को वोट पड़ी जो पिछली बार डेमोक्रेट को पड़ी थी। तो इसमें जो नंबर 3 इशू है swing voters chose Trump. Too many immigrants illegally crossed the border under Biden-Harris administration. नंबर 3 इशू है। नंबर 2 इशू है inflation was too high under the Biden-Harris administration. और नंबर 1 इशू है Kamala Harris is focused more on cultural issues like transgender issues rather than helping the middle class. अच्छा, तो ये एक बहुत ही कुछ लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि बाकी सब इश्यूज से, अच्छा बाय द वे उसकी भी जिक्र कर दे, जो ये पैलेस्टीन की बात कर रहे थे, वो पैलेस्टीन और इजराइल का इशू स्विंग वोटर्स के लिए भी और बाकी वोटर्स के लिए भी टॉप 15 इश्यूज में भी नहीं आता, वो बॉटम में आता है। यानी कि कोई भी वोट ये इजराइल और पैलेस्टीन के कारण ना इधर गया ना उधर गया। तो पहली बात तो उसको हम बिल्कुल अलग कर दें। वैसे नंबर 4 इशू था डेट के बारे में और इकोनॉमिक उसके बारे में, इन्फ्लेशन का तो हमने बात कर ली। तो कल्चरल इश्यूज की बात है। ट्रांसजेंडर इशू इतना बड़ा क्यों बन गया? ट्रांसजेंडर इशू तो इतने लोग भी नहीं है ट्रांस, इतने लोग उससे इफेक्ट भी नहीं होते, लेकिन मुझे लग रहा है जो ट्रांस इशू है वो एक सिम्टम बन गया लेफ्ट की रियलिटी से दूरी का। यानी कि अगर लेफ्ट ये कहने को तैयार है कोई भी पुरुष महिला बन सकता है और उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं, उसको सिर्फ कहने की जरूरत है कि वो महिला है, वो वुमेन स्पोर्ट्स में जा सकता है। अगर वो आदमी हो, उसने रेप भी किए हो, लेकिन वो बोले कि मैं महिला हूं, तो उसको वुमेन्स प्रिजन में डाला जा रहा है। ये आज की स्थिति है। तो लोगों को वो ट्रांस इशू से ज्यादा क्या इफेक्ट किया कि ट्रांस इश्यूज की ब्लाइंड एडवोकेसी जो लेफ्ट कर रहा था, उससे लोगों को लगा कि ये रियलिटी से ही दूर है। वो एक टचस्टोन बन गया उनको, उनकी रियलिटी चैलेंज होने का। और फिर वो कल्चरल इश्यूज उस तरह से मैग्नीफाई हो गए। ये वाला इशू है, और ऑफ कोर्स प्रो चॉइस एंटी चॉइस उसको दोनों पक्ष रहे हैं, उसको
एक अलग से नहीं लेंगे, लेकिन ओवरऑल ये जो इशू रहा ये वोकिज्म का, तो वोकिज्म का इशू एक्चुअली इलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण हुआ है। DEI का इशू, ट्रांस का इशू, आज भी कमला हैरिस की बायो में शी हर है, यानी कि इससे पहले हमको पूरे क्या कहते हैं हजारों साल की जो संस्कृति है पूरे विश्व की, उसमें हमको पता नहीं लगता था कि आदमी कौन है और औरत कौन है। ये हमको वोकिज्म ने जब से प्रोनाउन डालने शुरू किया हमको बचा लिया, क्योंकि उससे पहले हम तो सोचते थे कमला हैरिस कौन सी है, शी हर उसने बता दिया, इसलिए बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और उसका दूसरा एक और किसी ने बात की जो कि थोड़े मिड वेस्टर्न या रूरल काउंटीज के अंदर से बोल रहा था, बल्कि ऑरिगन की भी एक रूरल काउंटी से शायद किसी ने किया था, मेरे को उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा अभी। तो उसने कहा कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ जो हाई रेंट से डील कर रहे हैं, फूड इन्फ्लेशन से डील कर रहे हैं, ग्रोसरी प्राइस इतनी बढ़ गई है उससे डील कर रहे हैं, और उनको ये शी हर दिखता है तो उनको बहुत खुंदक आती है, इरिटेशन होती है कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। यही हमारे लिए इशू है कि भैया हम प्रोनाउन भूल जाएंगे लोगों के, ये सबसे बड़ी समस्या है देश की। और वो बिल्कुल जिससे हमारी जिंदगी का कोई वास्ता नहीं है, कोई हमारे जीवन से जिसका लेना देना नहीं है, उनको आप लेकर झंडे उसके फहरा रहे हो। पैलेस्टीन आपको मैप पे मिलता नहीं, लेकर उसके झंडे लेके आप घूम रहे हो। कितने लोगों को इनमें से बोल दो भैया पैलेस्टीन आप मैप पे पॉइंट कर दो, कभी गए हो जिंदगी में, नहीं गए हो, कभी जाओगे नहीं जाओगे, कभी मैप पे दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उसका झंडा लेकर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हो? तो लोगों को ये लगा कि ये पूरी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो एक सिम्टम बन गया। बल्कि किसी ने ये भी बोला अरे कमला ने तो वो कैंपेन रन ही नहीं किया, कमला ने तो बहुत सेंट्रिस्ट कैंपेन रन किया, उसने तो डिक चेनी और लिज चेनी को भी ले आए, और उसने ये भी बोल दिया इमिग्रेशन का हम बॉर्डर बंद करेंगे, डिपोर्टेशन के भी जाते जाते बात कर दी जब उसको लग रहा था कि शायद हम हार रहे हैं। लेकिन वो सब करते हुए भी जो उसके ऊपर लेबल लग चुका था, जो इसका शीहर उसने अपने बायो में डाल रखा था, जो उसकी अभी तक पॉलिसी रही है, वो लोगों को वो वहां से अपनी इमेज को बदल नहीं पाई, और लोगों को यही लगा कि ये पागल है, लिटरली ये पागल लोग हैं, ये रियलिटी से दूर है, इनको कुछ समझ नहीं है। और ट्रम्प है वो गलत बोलता है, रूडली बोलता है, लेकिन वो रूडली भी बोलता है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं यार ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये जो मन में आए मुंह फट है, जो मन में आए बोल रहा है ना, जो मन में आए बोल रहा है, इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये कमला का तो क्या पता कमली है, एक दिन एक बोलती है दूसरे दिन दूसरी बोलती है, और इसकी क्या पोजीशन है किसी को कोई पता नहीं है। तो आई थिंक दैट्स जस्ट माय 2 cents ऑफ एनालिसिस ऑफ द इलेक्शन थिंग दैट हैपेंड। और ऑफ कोर्स जिस तरह से नीडल बहुत उस साइड चली जाती है, तो अमेरिकन पब्लिक में भी एक समझ है कि वो सेंटर पर उसको ले आती है और दूसरी तरफ जाती है उसको सेंटर में लाने के लिए। तो अब बात करें कि आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, इसमें ऑलरेडी मुझे ये खुश खबरी लग रही है कि निकी हेली और ये जो पोम्पेयो है उसको पहले ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ये मेरे कैबिनेट में नहीं होने वाले, ठीक है। और ट्रंप की जो पहली टर्म थी, आई थिंक इट वाज ओनली, I would just be neutral about it. I don't think he did great things in his first term. I think they were too much of a revolving door. बहुत सारे नेशनल सिक्योरिटी है जो अपने एडवाइजर्स होते हैं, ये होते हैं, चेंज होते रहे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेंज हुआ, डिफेंस वाले चेंज हुए, कुछ ना कुछ चेंज होता रहा, बिकॉज मुझे लग रहा है अभी वो काबू पा रहा था कि ये सब चलता कैसे है वॉशिंगटन। ये पूरा एक माया जाल है, पूरा सांपों का जाल है। तो वो जो सांपों का बिल है उसमें घुसा वो पहली बार, समझने लगा कि ये चलता कैसे है। प्राइवेट कंपनीज चलाई थी अभी तक, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन तो गवर्नमेंट में ली नहीं थी, और उसकी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो इसकी टीम है, अगर वो उस टीम को लाता है तो वो टीम आज ए टीम है। आई मीन इलॉन का रोल इस इलेक्शन जीतने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, बिकॉज इलॉन ने इसको टेक्नोक्रेट की तरह देखा। इलॉन ने कहा यार ज्यादा बात नहीं करो, 7 स्टेट चाहिए ना, उस पे फोकस करो, पेंसिल्वेनिया पे सबसे ज्यादा फोकस करो। रोज $1 मिलियन दे रहा था इलॉन, जो उसकी पैक के ऊपर जाकर रजिस्टर कर रहे थे पेंसिल्वेनिया के, सिर्फ पेंसिल्वेनिया वोटर्स को।
आप लोगों ने वो साइट देखी या नहीं देखी। तो इलॉन ने बिल्कुल एकदम फोकस्ड किया है कि ये 7 स्टेट मेरे को जीतने हैं, बाकी और किसी से लेना देना नहीं है। ट्रंप को भी फोकस किया, अपने आप को भी फोकस किया, और उसका एंड रिजल्ट जो एग्जाम पास होने का 7-0 निकाल के वो लेके आया। ठीक है, तो अगर वो इलॉन को और अभी तक मैंने देखा है कि उसकी एक्सेप्टेंस स्पीच में भी ट्रंप ने इलॉन के ऊपर बहुत समय बिताया और उसको बहुत ही उसने धन्यवाद किया, शुक्रिया नहीं किया, धन्यवाद किया विभूति की। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उसने इलॉन को ये बोला कि इलॉन का बहुत ही हाथ रहा इसको बदलने में, और इलॉन एक थिंकिंग लेके आ रहा है। और आपने पता नहीं फ्री स्पीच वाला वीडियो ट्रंप का देखा नहीं देखा, वैसे वो पुराना है, 2022 का है, इलॉन ने भी उसको रीट्वीट किया था। दैट इज सच अ सिग्निफिकेंट वीडियो, बिकॉज मेरे को याद है जब मैं अमेरिका आया था पहली बार 1989 में मूव किया था, जो अमेरिका का फ्री स्पीच कमिटमेंट है, इवन एट दैट टाइम I was very stunned coming from India, because इंडिया में आपको लोगों को पता होगा कुछ कि भारत जो यूएस की फर्स्ट अमेंडमेंट है वो फ्री स्पीच को गारंटी करती है, और जो भारत की नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट बनाई थी वो फ्री स्पीच को कर्ब करती है। तो नेहरू ने इस अमेंडमेंट बनाई थी कि स्पीच विल बी कैन नॉट हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ये उसकी फर्स्ट अमेंडमेंट थी। तो अमेरिका में अगर कोई कुरान भी जला दे, कुछ और भी कर दे, भारत में तो उसको अरेस्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो पर्टिकुलर एक्शन करना चाहिए, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में आप जो भी करो आपकी फ्री स्पीच राइट्स प्रोटेक्टेड होती थी। मीडिया तभी भी मैनिपुलेटेड था। मुझे याद है मैं वहां पे, इराक की वॉर चल रही थी तब, कौन सी वाली मुझे याद नहीं, और मैंने देखा CNN पे एक जर्नलिस्ट आया जो बताने लगा कि वहां पे कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है, और जैसे आप CNN की न्यूज कास्ट देखते हो रिपीट पे चलता है, लगभग सारा का सारा सेगमेंट रिपीट करता है बार बार, लेकिन वो वाला सेगमेंट जो जब हुआ अगली टाइम वो हटा लिया गया, बाकी सब रिपीट हुआ। तो मेरे को तभी मैंने कहा अच्छा ये मीडिया में इतने चुस्त हैं कि ये थोड़ा सा इनका नेगेटिव पब्लिसिटी हुई तो इन्होंने निकाल दिया। तो दोनों बात थी कि अमेरिका फ्री स्पीच भी था, लेकिन अमेरिका बिग मीडिया से मैनिपुलेटेड भी रहा है। और इस बार और इसलिए सोशल मीडिया से इनको प्रॉब्लम थी डीप स्टेट को, जो इन्होंने ट्विटर के लिए किया, ट्विटर फाइल्स के लिए किया, और जगह किया। और जो अगर ये मीडिया वाली स्टेटमेंट के ऊपर ये इसको आगे ले जाते हैं ट्रंप और इलॉन कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी मीडिया में इंटरफियर नहीं करेगी जब तक उनके पास जुडिशियल ऑथराइजेशन नहीं हो, कोई भी सोशल मीडिया कंपनी अगर किसी को शैडो बैन करती है तो उसको उसका नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उसको अपील्स प्रोसेस होना पड़ेगा, कुछ भी आर्बिट्ररी आप नहीं कर सकते। तो ये सब और ये जो मैंने कहा ना, ये 30-35 साल पहले इतना फ्री स्पीच का एक स्वर्ग होता था जो यूएसए, उसको लेफ्टिज्म और वोकिज्म ने बहुत हद तक पिछले 10-12-15 सालों में बहुत हद तक उसको जकड़ लिया था। आप थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, आप डी प्लेटफॉर्म हो जाओगे। ट्रंप तक को उन्होंने डी प्लेटफॉर्म कर दिया। ये सोचो आपका मेजर, आप ऑपोजिशन उसकी बात करते हो और ऑपोजिशन कैंडिडेट को आप कहते हो कि आपको फ्रीडम चाहिए, ये डेमोक्रेसी उससे होती है, और आप पूरे के पूरे ऑपोजिशन को आप डी प्लेटफॉर्म कर देते हो। जो आपका सबसे नंबर 1 अपोनेंट है उसको आप डी प्लेटफॉर्म कर देते हो, और किसी लिबरल के जू नहीं रहेंगे कि ये समस्या है। तो वो उसके ऊपर अगर ये काम करते हैं, और RFK भी बहुत सिग्निफिकेंट है इसमें। RFK की अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, और मैं तो पुराना हिप्पी रहा हूं, वैसे पुराना हिप्पी का मतलब मैं 30 साल पहले ऑर्गेनिक फूड की बात करता था, मैं 30 साल पहले ये बिग फार्मा की जगह ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की बात करता था, है ना। तो पुराना मजा हुआ हिप्पी, और ये सब लेफ्टिस्ट चीजें होती थी तब, ये लेफ्ट लिबरल चीजें होती थी जो हिप्पी वाली बोल रहे हो। अब ये RFK साहब वो सब चीजें बोल रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि FDA पूरी करप्ट एजेंसी है। FDA के लोग जो फाइजर को अभी आज लाइसेंस देते हैं, कल फाइजर ज्वाइन कर लेते हैं। 8 out of the 9 chairmen of FDA have joined a pharma company after they left FDA, right? और वो ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहा है, वो कह रहा है महा मूवमेंट है, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। वो सब वही बातें कर रहा है जो कई वर्षों से मैं करते रहा हूं। तो मैं तो सोच रहा हूँ, पहले कहते थे कि भी
डेमोक्रेट स्लेवरी की पार्टी होती थी, वो स्विच हो गई, रिपब्लिकन रेसिस्ट हो गए, डेमोक्रेट एंटी रेसिस्ट हो गए। मुझे तो लगता है शायद स्विच हुई भी नहीं, वो भी एक फेक न्यूज उन्होंने शायद क्रिएट की हो। लेकिन आज तो लग रहा है बिल्कुल स्विच हो गया, अब रिपब्लिकन हिप्पी पार्टी हो गई है, उसके अंदर तुलसी आ गई है, उसके अंदर इलॉन आ गया, उसमें RFK आ गया है, और ये जो डेमोक्रेट्स है ये 100% एस्टैब्लिशमेंट पार्टी हो गई है।